बिना समय गवाए हुए आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। मतलब ये जो बेणेश्वर का जो मेला है ये सोम माई जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बागड़ का कुंभ वगैरह भी इसी को कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक जो मात्र जो शिवलिंग है, ये खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पर। और उस मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास में माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। और इसका आंसर होगा माघ पूर्णिमा। कब किया जाता है बेणेश्वर मेले का आयोजन? माघ पूर्णिमा। व्याख्या की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी से, कहाँ से कब से कब? माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम एवं माही नदियों के संगम पर भरने वाला बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर आदिवासी सबसे ज़्यादा आते हैं और ऐसा माना जाता है कि आदिवासी जो लोग हैं यहाँ पर आदिवासी महिलाएं और युवतियाँ अपना वर चुनती है। और ये जो है, ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर जो चित्र नज़र आ रहा है ये बेणेश्वर मेले का चित्र है। और ये जो नदी है, ये नदियाँ कौन कौन सी है? सोम, जाखम, माही नदियों के संगम पर है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। देखो, दो तीज होती है, एक बड़ी तीज और छोटी तीज। क्वेश्चन है राजस्थान में बड़ी तीज कहाँ मनाई जाती है या कब मनाई जाती है? ऑप्शन है श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया। बताइए, आप बताइए इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें। क्या होगा इसका आंसर? आंसर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है और वो मनाई जाती है कब? कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया। देखो, जो जयपुर में मनाई जाती है वो छोटी तीज है और ये बड़ी तीज मनाई जाती है कहाँ? बूंदी। कहाँ मनाई जाती है? ये बूंदी में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया। और ये भादवी में मनाने के कारण इसे भादुड़ी तीज भी कहते हैं। कौन सी? भादुड़ी तीज, मतलब भादवे के महीने में मनाई जाती है ये। ठीक है। व्याख्या की अगर हम बात करें, बड़ी तीज राजस्थान में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज, देखो इसके क्या क्या नाम है? बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या भादुड़ी तीज व कजली तीज। और क्या नाम है? कजली तीज। ये भी कई बार पूछा गया है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? बूंदी। ठीक है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर सातु का भोजन करती है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। मतलब बड़ी तीज कह दो, बूढ़ी तीज कह दो, कजली तीज कह दो, सातुड़ी तीज कह दो। और इस दिन किसका भोजन करती है स्त्रियां? सातु, एक भोजन का प्रकार है ये, उसका भोजन करती है। किसको? चंद्रोदय होने पर उसको चंद्रमा को पानी जो जल अर्पित करके व्रत खोलती है स्त्रियां। ठीक है। और ये है स्क्रीन पे जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जो नज़ारा है ये है बूंदी की तीज, जिसे कौन सी तीज कहते हैं? बड़ी तीज भी कहते हैं। और ये कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? ठीक है। मतलब आपको पता है कि जो कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी को याद है। लेकिन जो हमारे जो त्यौहार है राजस्थान में, जो वो त्यौहार हमेशा हिंदी तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो उसी का वहीं से क्वेश्चन लिया गया है ये कि शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र, पौष। और इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आषाढ़। क्या होगा? आषाढ़। देखिए इधर व्याख्या में हम देखते हैं, इधर है अंग्रेजी माह और यह है देसी माह। मतलब जो अंग्रेजी माह है जनवरी, जो जनवरी का माह है, वैसे तो अंग्रेजी जो कैलेंडर है वो तो नया साल कहाँ से प्रारंभ होता है?
जनवरी माह से। और हमारा जो देसी महीने हैं हमारे भारतीय कैलेंडर, वो होता है चैत्र माह से स्टार्ट, नया साल। ठीक है, तो जनवरी, इसमें क्या होता है कि जो ये स्टार्ट जो हो रहा है ना, तो ये क्या है कि 15 दिन तो एक महीने के ले रहा है और 15 दिन दूसरे महीने के ले रहा है। इस वजह से जनवरी की अगर हम बात करें तो पौष और माघ, ठीक है। जनवरी के बाद में हो गया फरवरी, माघ फागुन, फिर है मार्च, फाल्गुन चैत्र, और फिर है मार्च के बाद में अप्रैल। देखो इधर चैत्र वैशाख, और यहाँ से हमारा हिंदी कैलेंडर स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर है बात मई, वैशाख ज्येष्ठ, जून ज्येष्ठ आषाढ़, जुलाई आषाढ़ श्रावण, अगस्त श्रावण भाद्रपद, सितंबर भाद्रपद आश्विन, और अक्टूबर आश्विन कार्तिक, इसी माह में आती है ये दिवाली। ठीक है, नवंबर कार्तिक मार्गशीर्ष, दिसंबर मार्गशीर्ष पौष। देखो ये आपको याद करने हैं कि जनवरी के महीने में कौन कौन से महीने आ रहे हैं, पौष माघ, फरवरी में माघ फागुन, मार्च में फाल्गुन चैत्र। ऐसे अगर आप अगर मान लो एक एवरेज बिठाना पड़ता है, जैसे कि भाई जनवरी के महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो फिर आपको ऐसे हिंदी महीने भी याद रखना पड़ेगा कि अगर इधर जनवरी है तो हिंदी महीने देसी माह के हिसाब से कौन कौन से महीने हैं, पौष या माघ। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? मतलब ये जो है ना, ये नाम ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है तलवार, पगड़ी, अंगरखी, ओढ़नी। बताइए, आप बताइए इसका कमेंट्स बॉक्स में। दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? और इसका आंसर है अंगरखी। ये किसके नाम है? अंगरखी। अंगरखी है क्या? अभी आपको चित्र भी बताएंगे अंगरखी क्या है, क्योंकि मैं अब जो क्लासें लेके आ रहे हैं उन क्लासों में आपको पीपीटी के माध्यम से चित्र भी बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में थेवा कला का बताया, ऐसे ही ब्लू पोट्री, मतलब रटने से याद नहीं होगा, आप देखोगे और समझोगे तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। मतलब ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको रटा दिया कि जयपुर जयपुर, लेकिन ब्लू पोट्री है क्या, कैसी दिखाई देती है क्या चीज़, मैं उसको पीपीटी पे आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपको वो ज़्यादा दिनों तक याद रहे। ऐसे ही दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? आंसर क्या है इसका? अंगरखी। अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। अंगरखी को क्या क्या कहते हैं? और भुगत्री, इसे तनसुक, दुतई, गदर, गाभा, ये गदर वो नहीं है मूवी है ना, गाभा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि भी कहते हैं। और गांवों के पुरुष, देखो यहाँ पर क्वेश्चन और क्या क्या तैयार हो रहे हैं। दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? अंगरखी। और इसे क्या कहते हैं? और इसे तनसुक कहते हैं, भुगत्री कहते हैं। और पहनता कौन है ये भी बताया है। गांवों के पुरुष अंगरखी पहनते हैं। श्वेत रंग की अंगरखी को भुगत्री या बगत्री कहा जाता है। मतलब सफ़ेद रंग की होती है ये, और गांव के पुरुष इसको कमर से ऊपर पहनते हैं। ठीक है ना। और ये है आपके सामने स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है, ये जो है ना, ये क्या है? ये है अंगरखी। क्या है ये? अंगरखी। ये देखो ऐसा होता है ये। ठीक है, शायद आप अगर जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं उनको तो जो बुजुर्ग हैं, पुराने जो बड़े बूढ़े हैं, वो इस चीज़ को पहनते भी हैं अभी भी। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मदिल एक प्रकार का है, मतलब क्या है मदिल? ऑप्शन है सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत। क्या है बताइए? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मदिल क्या है? और मदिल की अगर हम बात करें तो ये एक पगड़ी है। क्या है? पगड़ी, जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है ना। और केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? युद्ध में जाते वक्त। ठीक है ना। ऐसे ही मदिल एक प्रकार का क्या है? पगड़ी है ये। ठीक है, और आंसर क्या है इसका? पगड़ी। व्याख्या की अगर हम बात करें तो देखो इधर, युद्ध के अवसर पर योद्धाओं की केसरिया रंग की पगड़ी। युद्ध के अवसर पर किस प्रकार की? केसरिया रंग की पगड़ी। ठीक है, और विवाह उत्सव पर किस प्रकार की? मोठड़े की पगड़ी।
देखो एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन तो क्या था, सिर्फ मदिल एक प्रकार का क्या है, पगड़ी है, यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया था। लेकिन व्याख्या में इसलिए लेके आया हूँ कि आपको एक क्वेश्चन के बहाने, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर पीपीटी में देखेंगे या करेंगे तो उससे आपको 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं? 5। अब वो किस प्रकार से हो रहे हैं? मदिल एक प्रकार की पगड़ी है, युद्ध के अवसर पर योद्धाओं की किस प्रकार की पगड़ी? केसरिया रंग की, विवाह उत्सव पर मोटड़े की, और श्रावण में लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे पर, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, दशहरे पर मदिल की पगड़ी, होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। ये जो पहनी जाती है ये कब पहनी जाती है? दशहरे पर, ठीक है। और ये जो स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है ये पगड़ी है मदिल की पगड़ी, मदिल है ये, ठीक है, जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। और ये राजा महाराजा है जो इस दिन किसकी पूजा की जाती है? दशहरे पर, दशहरे पर पूजा की जाती है खेजड़ी की, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे के दिन पर। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन लील टास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो स्त्रियां बोड़ला आभूषण, कौन सा आभूषण? बोड़ला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? मतलब आभूषण है बोड़ला आभूषण, उसको स्त्रियां किस शरीर के किस भाग पे पहनती है? ऑप्शन है हाथ, गर्दन, कान, सिर। और कहाँ पहनती है बोड़ला? बोड़ला पहनती है सिर पर। कहाँ पहनती है? सिर पर। आगे हम व्याख्या की अगर हम बात करें तो शीश फूल और बोड़ला का मेल एक माथा पट्टी बनाता है जिसे राजस्थान में दुल्हनें पहनती है। राजस्थानी दुल्हनों द्वारा सजे मांग टिक्का को रखड़ी, देखो राजस्थानी दुल्हनों द्वारा सजे मांग टिक्का को रखड़ी और बोड़ला कहा जाता है। मतलब इस बोड़ला का एक और क्या नाम है? रखड़ी, और इसी को बोड़ला भी कहा जाता है। ये जो है देखो ये है एक महिला है, उसके पूरे जितने भी जो अपने आभूषण हैं वो धारण कर रखे हैं इसने। और हमारा जो क्वेश्चन है बोड़ला आभूषण, ये देखिए ये है, इसे शीश फूल, टिक्का, मांग ये भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है यही क्या है? बोड़ला, जो इसे क्या कहते हैं? रखड़ी भी कहते हैं, शीश फूल भी कहते हैं, टिक्का भी कहते हैं, मांग भी कहते हैं, ठीक है। और यही जो है राखड़ी, बोड़लो ये धारण किए जाते हैं, ये यहाँ पर धारण किए जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको चित्र के माध्यम से भी नज़र आ रहा है। और ये जो है यहाँ चूड़ा, बंगड़ी, और ये जो यहाँ ये नज़र आ रहा है ये आंवला, टणका, नेवरी, ये अरसी अंगुली में, ठीक है ना। ये इधर कमर में कणकती, कंडोर, जंजीर, करधनी, तगड़ा, कणधोरा ये आदि पहने जाते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो मोकड़ी क्या है? मतलब क्या है मोकड़ी? लाख की चूड़ियाँ, ऊन की दरियाँ, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, क्या है? मतलब मोकड़ी क्या है? व्हाट इज़ मोकड़ी, है ना। मोकड़ी है लाख की चूड़ियों को हम क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। और यह है मोकड़ी लाख का कड़ा होता है, मतलब एक तरह से, मतलब लाख की चूड़ियाँ कह दो या लाख का जो कड़ा होता है वो क्या है? मोकड़ी कहा जाता है। चित्र भी बताएंगे आपको भी। ये देखिए ये जो महिला है, ये जो इसने जो धारण कर रखा है ये हाथ में, ये लाख का चूड़ा है, लाख का कड़ा कह दो या चूड़िया या चूड़ा, है ना। ये क्या है? ये ही होता है मोकड़ी, ठीक है। और इस महिला ने ये लाख के जो कड़े धारण कर रखे हैं इसी को हम मोकड़ी कहते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कटारी भांत से क्या आशय है? मतलब कटारी भांत का मतलब क्या है? क्या आशय है कटारी भांत? ये क्या गले का आभूषण है, एक वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का वस्त्र है, एक देसी खेल है? क्या है मतलब कटारी? तो कटारी की अगर हम बात करें तो क्या है बताइए आप? कटारी भात से क्या आशय है? ये एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है कटारी?
एक प्रकार का वस्त्र है। अब व्याख्या की अगर हम बात करें तो इसे कटकी, पावली, भात की ओढ़नी भी कहते हैं। कटारी को क्या क्या कहते हैं? कटकी कह दो, पावली भात की ओढ़नी कह दो। अब ये कौन पहनती है, क्या है ये? अविवाहितों की ओढ़नी, जिसकी ज़मीन किस प्रकार की? लाल काले रंग युक्त व बूटियाँ सफ़ेद रंग की होती है। मतलब कटकी कह दो या पावली भात की ओढ़नी कह दो कटारी को। और ये क्या करती है? अविवाहित जो महिलाएं होती है वो उसको, ये एक प्रकार की ओढ़नी है और अविवाहित महिलाएं इसको ओढ़ती है। जो किस प्रकार की होती है? इसकी ज़मीन तो होती है लाल काले रंग की और बूटियाँ सफ़ेद रंग की होती है। अभी आपको चित्र बताएंगे। और ये देखिए चित्र, ये देखो, ये जो है ना, इसकी ज़मीन तो लाल काले रंग की और बूटियाँ सफ़ेद रंग की, ये बूटियाँ सफ़ेद रंग की, ठीक है। और ये एक प्रकार की ओढ़नी होती है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन है भील, मीणा, ग्रासिया, भील मीणा। तो इसका आंसर है मीणा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है संख्या में वो कौन सी है? मीणा जनजाति, ठीक है। राजस्थान की जनजातियों में अगर सर्वाधिक संख्या क्रमशः सबसे ज़्यादा क्या है? मीणा, फिर उससे कम क्या है? भील, फिर उससे कम क्या है? ग्रासिया। और ये जनजातियां हैं सबसे ज़्यादा मीणा, नंबर 2 पे भील और नंबर 3 पे ग्रासिया। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है मीणा, उससे सेकंड नंबर पे उससे कम भील, फिर ग्रासिया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में बडार क्या है? मतलब बडार है क्या, ठीक है। ये एक सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है, त्रयोदशी संस्कार है। मतलब बडार है क्या? क्या है बडार राजस्थान में? तो आंसर है इसका सामूहिक प्रतिभोज है। ये सामूहिक प्रतिभोज को ही हम बडार कहते हैं। कब किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। बडार विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन, विवाह होता है उसके जस्ट दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को, कौन सा? वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है। इसे बडार या प्रतिभोज कहा जाता है। मतलब शादी होने के बाद दूसरे दिन वर पक्ष क्या करता है कि अपने सगे संबंधियों को एक भोजन निमंत्रण देता है। वो सामूहिक भोज ही क्या कहलाता है? बडार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में ओलंदी क्या है? मतलब ये शब्दावली में से लिए गए हैं कि बडार तो क्या है राजस्थान में? एक सामूहिक प्रतिभोज है जो शादी के दूसरे दिन वर पक्ष अपने सगे संबंधी को खाना सामूहिक भोज प्रतिभोज देता है, उसे हम बडार कहते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, राजस्थान में ओलंदी क्या है? ऑप्शन है राजस्थानी लोकगीत, एक देसी खेल, विवाह का एक प्रकार, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। क्या है? ओलंदी। और इसका आंसर क्या है? मतलब जब विवाह होता है और जब दुल्हन के साथ में एक लड़की या फिर स्त्री जो आती है साथ में, शुरू में जब विवाह होता है तब, तो उसे हम ओलंदी कहते हैं। और ये नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। व्याख्या की अगर हम बात करें तो राजस्थान संस्कृति में नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब आप सोचोगे सर इसकी भी फ़ोटो बताओ। भाई इसकी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि हर एक दुल्हन के साथ में अलग अलग लड़की या स्त्री जाती है, तो मैं कितनी फ़ोटो लाऊं यहाँ, ठीक है ना। आप थोड़ा सा है ना समझो। मुझे पता है कि कई तो यूँ सोच रहे हैं कि भाई सर अभी इसकी भी फ़ोटो दिखाएंगे, इसकी फ़ोटो नहीं आने वाली बेटा, ना समझ गए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दामन करड़ अंजन है। देखो दामन करड़ अंजन क्या है ये? ऑप्शन है राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं ये, गुजरात के रंडी बीज की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में, गौरी नृत्य के 3 नायक। और इसका आंसर है
राजस्थान में घास की किस्में हैं ये, दामन, करड़, अंजन। व्याख्या की बात करते हैं। दामन, करड़, अंजन राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख घास की किस्में हैं, जिसे वैज्ञानिक नाम क्या है इसका या वनस्पति नाम, ट्राइडेक्स प्रोकैम्बस नामक वनस्पति को देश में दामन घास, हिंदी में घामरा, संस्कृत में क्या कहते हैं इसे, जयंती वेद के नाम से जाना जाता है। देखो एक क्वेश्चन तो वहाँ पर तैयार हो गया, दामन, करड़, अंजन क्या है, राजस्थान में घास की किस्में हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखना है यहाँ। एक तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ट्राइडेक्स प्रोकैम्बस नामक, ठीक है। और इन्हें दामन घास को हिंदी में क्या कहते हैं, गामरा, संस्कृत में क्या कहते हैं, जयंती वेद। देखिए यहाँ पर इस व्याख्या में आपके 3 से 4 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं। अब ये घास नज़र कैसी आती है, दिखाई कैसी देती है, तीनों घास। तो ये आपको जो स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है ये तो है सेवण घास, ठीक है, और ये है अंजन घास, और ये है दामन घास, और ये है भूरट घास। ये सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अंजन घास है, दामन घास है, भूरट घास है, ये आपको चित्र पे नज़र आ रहा होगा। ये सभी घास के प्रकार है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, मतलब जो मारवाड़ी जो बोली है उसके साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, अभ्रंश, ब्रज, और इसे क्या कहा जाता है, डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंगल। मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से, गुजरी अपभ्रंश से हुई है। जैन साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखी गए हैं। राजिये सोरठा, कौन सा, राजिये सोरठा, वेली किशन रुक्मणी री, ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित है। मतलब मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, डिंगल, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गुजरी अपभ्रंश से। और क्या क्या कौन कौन से इसमें लिखे गए हैं इस मारवाड़ी में, तो राजेरा सोरठा, वेली किशन रुक्मणी, ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित हैं। ये भी आप याद रखें। आगे हैं, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यह है राजस्थानी भाषा या राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी क्षेत्र और बोली। देखो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, इटकी, थड़ी, बीकानेरी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में अहिरवाटी, मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, तोरावटी, खड़ी, जयपुरी, राजावटी वगैरह और भी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवी, इसके कई रूप हैं जिनमें रांगड़ी और सोंडवाड़ी प्रमुख है। दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी बोली जाती है। मतलब 13 नंबर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया, 3-4 क्वेश्चन ये हो गए और ये और ले लिए। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। ये मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए 20 क्वेश्चनों की हम सीरीज लेके आ रहे हैं, लेकिन 20 क्वेश्चनों से आप यूँ मान के चलो कि आधे घंटे के अंदर आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मतलब राजस्थान के इतिहास के जनककार कौन है। ऑप्शन है JN शर्मा, श्यामल दास, GH ओझा, कर्नल टोड। तो इसका आंसर है मिस्टर कर्नल जेम्स टोड। इसे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है और इन्हें ही घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा भी इन्हें ही कहते हैं, ठीक है ना। और कोटा में तो घोड़ा वाला चौराया भी है, ठीक है। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास विषयक सामग्री एकत्र की एवं इंग्लैंड जाकर वर्ष 1829 में कौन सी बुक्स लिखी इन्होंने, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इस रचना में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के लेखन का
पितामह माना जाता है? देखो क्वेश्चन था राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। एक क्वेश्चन यह हो गया कि घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। दूसरा क्वेश्चन देखो इधर, 1829 में इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और इसी रचना में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास लेखन का क्या कहा जाता है? पितामह भी कहा जाता है। और आपको स्क्रीन पे ये भी दिखाएंगे कि कर्नल जेम्स टोड कैसे दिखाई देते थे। और ये है आपके सामने कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान का पितामह कहा जाता है। इतिहास का पितामह भी कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानचरित्र रासों के रचयिता हैं? ऑप्शन है नैन्सी, श्यामल दास, कवि बांकीदास, कवि नरोत्तम दास। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा कवि नरोत्तम दास। क्या होगा इसका आंसर? कवि नरोत्तम दास। मानचरित्र रासों की रचना कवि नरोत्तम ने की, जो आमेर के शासक और कौन? मानसिंह प्रथम का समकालीन था ये कवि नरोत्तम। और इस ग्रंथ में राजा मानसिंह प्रथम के जीवन कार्यों के बारे में बताया गया है। मतलब ये जो मानचरित्र रासो है ये इसके रचनाकार कौन है? कवि नरोत्तम। और इसमें किसका इतिहास बताया गया है? इसमें बताया गया है राजा मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह प्रथम के राज कार्यों के बारे में, जीवन कार्यों के बारे में बताया गया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? मतलब दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? ऑप्शन है मारवाड़, कोटा, बीकानेर, मेवाड़। और इसका आंसर क्या होगा? इसका अगर आंसर की बात करें तो बीकानेर। दयाल दास की ख्यात में कौन से किसका इतिहास है? बीकानेर का। दयाल दास को राजस्थान का अंतिम ख्यातकार माना जाता है। उनका जन्म कब हुआ? 1798 ईस्वी। कब हुआ इनका जन्म दयाल दास का? वो हुआ था 1798। बीकानेर रियासत के कुबिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर रियासत के कुबिया गांव में हुआ था इनका। और उन्होंने बीकानेर राज्य की ख्याति लिखी, जिसे बीकानेर राय राठौड़ी ख्यात और दयाल दास री ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दयाल दास की ख्यात कह दो या फिर इसे बीकानेर राय राठौड़ की ख्यात भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है यह है कवि दयाल दास। कौन है? दयाल दास। ठीक है। आगे हम नंबर 17। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नयनचंद सूरी। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रचना से पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो वैसे ही क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, और इसका आंसर होगा जयानक भट्ट। कौन है? जयानक भट्ट। व्याख्या की अगर हम बात करें तो पुस्तक पृथ्वीराज विजय की रचना पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कश्मीरी कवि कौन? जयानक ने की थी। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। इस पुस्तक में चौहान राजाओं के वंशक्रम का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का रचनाकाल 1191 से 1192 ईस्वी है। ये जो पृथ्वीराज विजय है ये लिखी थी जयानक भट्ट ने, और इसमें किसका इतिहास है? वो है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है इसमें। ठीक है। और कब लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1191 से 1192 ईस्वी। ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जयानक भट्ट के द्वारा। आगे हम ये जो स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है यह है पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य नगरी या सन सिटी किसका नाम है?
ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। मतलब ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं जो सीधा आपको कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं और थोड़ा आसान भी लगता है। देखो एग्ज़ाम में हर एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े सरल भी आते हैं, थोड़े से कठिन आते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन भी आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन है सूर्य नगरी मतलब सन सिटी किसका नाम है। और ये क्वेश्चन पढ़ते ही और ऑप्शन देखते ही आपको आंसर भी आ गया होगा। एक सन सिटी या सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को। और क्या क्या नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर? सूर्य नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध राजस्थान के जोधपुर जिले के प्रमुख उपनाम या प्राचीन नाम क्या क्या है? इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को, सूर्य नगरी या सन सिटी भी कहते हैं, मारवाड़ भी जोधपुर को कहते हैं, मरुवाड़ कहते हैं, मरुधर या मरुकांतार प्रदेश भी जोधपुर को ही कहा जाता है। और ये जो चित्र नज़र आ रहा है, ये देखिए सूर्य अस्त हो रहा है और ये जो पूरा जो नीला नीला जो शहर नज़र आ रहा है आपको, यह है जोधपुर। और ये इसे कहते हैं सन सिटी। क्या कहते हैं? सन सिटी जो या फिर सूर्य नगरी, वो है जोधपुर। क्वेश्चन है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। और भारतीय लोक कला मंडल संस्थान, क्वेश्चन है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। और इसका आंसर क्या होगा ये आप देंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, और अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर होगा उदयपुर। कहाँ है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान, देखिए इधर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। यह एक सक्रिय सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? 22 फरवरी 1952 को। स्थापना कब हुई? 22 फरवरी 1952 को स्थापना हुई। परंपरात्मक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से पद्मश्री देवीलाल सामर ने की थी। और स्थापना किसने की थी? मिस्टर देवीलाल सामर ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल संस्थान की स्थापना की। देवीलाल सामर ने कब की? 22 फरवरी 1952 को। और ये जो स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है, यह है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान जो कहाँ है? उदयपुर। देखो ये, अगर कोई नहीं गया है तो वो चिंता भी हमें है। ये आप यहाँ बैठे बैठे क्लास के माध्यम से आप भारतीय लोक कला मंडल संस्थान के दर्शन कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है ये। ऑप्शन है शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह, होशियार सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन है? ऑप्शन शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह, होशियार सिंह। और इसका आंसर होगा मिस्टर पीरू सिंह। व्याख्या की बात करते हैं। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में, कब? 1952 में, 1952 में। और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। एक और है, इनको तो मिला था, शैतान सिंह को कब मिला था परमवीर चक्र? इनको मिला था 1963 में मरणोपरांत। ठीक है, और पीरू सिंह को कब मिला? 1952। कब मिला? 1952। तो यहाँ पर बात है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी। तो प्रथम तो कौन हो जाएंगे? पीरू सिंह। और द्वितीय कौन हो जाएंगे? शैतान सिंह। यहाँ इन दोनों बहादुरों की शौर्य गाथाएं प्रेरणा देती है। और ये जो चित्र जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, यह है मेजर पीरू सिंह शेखावत, जो किससे है? परमवीर चक्र से सम्मानित है, जो प्रथम राजस्थानी है। देखिए दोस्तों, पूरे 20 क्वेश्चन लेके आए हम, अति महत्वपूर्ण। और ये 20 क्वेश्चन कहने नाम मात्र 20 क्वेश्चन है, लेकिन इन 20 क्वेश्चनों में आपके कम से कम भी 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं।
धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।